अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डेडलाइन सिंध सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर। सप्लाई लाइन जो जेको फ़ैसिलो थियो हो पार्लियामेंट्री कमेटी में ज्वाइंट सेशन में, उन में 3 शर्त वॾा क्लियर हुआ ऐं उन ते केतिरो अमल थियो ऐं सप्लाई लाइन खोलण था वञे। शिकागो जे हवाले शिकागो में समिट जेकी थी रही आहे वरी इंपॉर्टेंट आहे। असां बोन कॉन्फ्रेंस में भी न मञी करे हिकिड़ी ग़लती त कईसीं। जेकी शिकागो समिट आहे उन में वञणु तमामु ज़रूरी आहे। 2014 खां पोइ सियासी छा चेंजिस अचणियूं आहिनि, केतिरो पाकिस्तान जो रोल हूंदो, उहा वॾी इंपॉर्टेंस आहे। जेकी पार्लियामेंट्री कमेटी में जेके फ़ैसिला थिया हो 3 शयूं त ड्रोन अटैक्स रोकिया वेंदा, माफ़ी वरिती वेंदी अनकंडीशनल, उहा बि कोन थी, ड्रोन्स बि न रोकिया विया। थींदो छा हाणे अॻिते वञी करे? असां सप्लाई लाइन बि खोलण था वञूं, पर उन सां गवर्नमेंट केतिरो होमवर्क कयो आहे, माफ़ियूं बि न थींदियूं, ड्रोन्स अटैक्स बि हलंदा, ऐं असांखे छा शिकागो समिट जे हवाले सां बि का इन्विटेशन या प्रेशर टैक्टिक्स त न आहिनि? इन ते ॻाल्हाइण पंहिंजे स्टूडियो में दावत ॾियां ज़फर हिलाली साहब के एक्स एम्बेसडर आहिनि, एनालिस्ट इन, तज्जियाकार इन, इंटरनेशनल रिलेशन से। सर, आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम। सर, क्या होने जा रहा है? समिट, एक तरफ तो समिट, दूसरी तरफ तकरीबन 5-6 महीने के बाद हम सप्लाई लाइन खोलने जा रहे हैं। कितना इंपॉर्टेंट है हमारा शिकागो समिट में जाना इस टाइम, इस सिचुएशन में? पहली तो बात यह है कि मेरे ख्याल में कि हम लोग जाएंगे शिकागो समिट में, कितना इम्पोर्टेंट है, जाहिर है ज़रूरी है कि हम जाएं। कितना इम्पोर्टेंट है उस पे नतीजे के फैसले पे हमें पता चलेगा, मगर हम जाएंगे शिकागो, ये लाइंस भी खुलेंगे, अनकंडीशनल अपॉलजी हमें नहीं मिलेगा और ड्रोन्स भी चलेंगे। ये मेरे ख्याल में ये होने वाला है चंद दिनों में। लेकिन ये फैसला, इसका मैकेनिज्म किसने बनाया? जो पार्लियामेंट्री कमेटी जो ज्वाइंट सेशन था उसकी करारदाद कहां गई? वो उड़ गई? देखिए, उनकी करारदाद, गवर्नमेंट का सोच, पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, अफगानिस्तान पे, कश्मीर पे, न्यूक्लियर पे, अमेरिका के साथ, हिंदुस्तान के साथ, ये फौज का सबसे बड़ा हाथ होता है इसमें। और ये भी जो पॉलिसी है इसने फौज ने बनाई है, और ये वो पॉलिसी जब तक फौज नहीं बदलेगी, जो भी आप करारदाद पास कर लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि पार्लियामेंट पॉलिसी नहीं बना सकती, ठीक, पार्लियामेंट कानून बनाती है। पार्लियामेंट कानून को और पॉलिसीज को डिबेट कर सकता है, पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है, और गवर्नमेंट जो है हमारे लिए इस वक्त फॉरेन पॉलिसी में इन चीजों में जो मैंने आइडेंटिफाई किया है वो है फौज। ठीक है। जो चीजें इन्होंने बनाई, जिस तरह की कंडीशंस थी, वो गवर्नमेंट को बनानी नहीं थी। हमने जो कंडीशंस उधर रखा, हमने ये सोचना था कि अगर अपॉलजी नहीं मिलेगा, और अपॉलजी एक लिहाज से क्यों मिलता, उन्होंने गलती से हमारे लोगों को नहीं मारा, बकौल हमारा इंटरप्रिटेशन जो है सलाला का, 2 घंटे के लिए 2, 3, 4 हेलीकॉप्टर, जहाजें एक आउटपोस्ट को मारते रहे। सही। हर आदमी जो आउटपोस्ट में था उसको खत्म कर दिया। अब उन्होंने जानबूझ के किया है ये काम। अब उनसे आपने माफी क्या मांगना है? वो आपको बताना चाहते थे कि जब तक आप अपने टेरिटरी पे हक्कानी तालिबान और दूसरे अफगान तालिबान जो अमेरिकनों को मारते हैं, जब तक वो हैं उनके खिलाफ आप एक्शन नहीं लेते, और इसलिए अमेरिकन मर रहे हैं, लिहाजा आपको भी कॉन्सिक्वेंसेस को बेयर करना पड़ेगा। इसमें एक चीज थी, आपकी एम्बेसडर शीरी रहमा ये कह चुकी थी कि वो माफी मानने के लिए तैयार थे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको रोका। पहले पार्लियामेंट को डिसीजन लेने दें, पहले सब जमातें बैसे उस पर डिसीजन लें, बाद में आप माफी मांगे।
کیا ہم نے وہ موقع وہ چانس ہم نے مس نہیں کیا؟ ایک تو وہ جو معافی مانگنے والے تھے وہ معافی جس کا میرے خیال میں اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے. معافی اس وقت آدمی مانگتا ہے جب آدمی غلطی سے کچھ کام کرے. اگر غلطی سے جو آدمی نہیں کرتا ہے کام، جان بوجھ کے کرتا ہے، تو پھر وہ اپالوجی نہیں ہوا، وہ ایک ریگریٹ ہوتا ہے. ٹھیک، ہمیں افسوس ہے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. نہیں، ہمیں افسوس ہے کہ یہ ہوا نہیں، کہ نہیں کرنا تھا. انہوں نے سوچ سمجھ کے کیا. اب یہ جو افسوس ہے کہ یہ ہوا، تو ہم کہتے ہیں کہ اس افسوس میں وہ اپالوجی ریگریٹ نہیں ہے. یہ افسوس جو ہے یہ ہپوکریٹیکل لگتا ہے، منافقت ہے اس افسوس میں. اس لیے یہ افسوس کا کوئی ویلیو نہیں ہے. سمجھ گئے آپ؟ ٹھیک. تو ہم میرے خیال میں جب انہوں نے خود دیکھیے، جب انہوں نے قرآن شریف کو بے حرمتی کیا، امریکہ نے فوراً معافی آ گیا. جب This time check is brought to you by EOBI, जिसने मजदूर की तकदीर बदलने का अज़्म उठाया. EOBI का नारा, महफूज कल हमारा. ایک امریکن سولجر نے جا کے 17 یا 20 مارا، امیجیٹلی معافی آ گیا. مگر جب 24 پاکستانیوں کو ان کے فوج نے مارا ہے، معافی نہیں آیا. اس لیے نہیں آیا کہ ان کو جان بوجھ کے انہوں نے وہ کام کیا. ٹھیک. تو اس پہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے تھا، اور یہ شرط لگانا تو فضول ہے. اگر انہوں نے جان بوجھ کے بھی کیا، ہم نے اتنا اسپینڈ بھی لیا، اتنے مہینے سے ہم نے کہا بھی سے ان کو ریسپانس بھی دیا، 70% یہاں سے ساز و سامان نیٹو سپلائی کے درو نیٹو آرمی کو وہاں جا رہی ہے. کیا ہم نے اس ٹائم اس پوزیشن میں آ کے نیٹو سپلائیں جیسے کھولنے جا رہے ہیں، کیا یہ ہماری اندرونی طور کوئی سیاسی کمزوری ہے، یا ہم آپ نے جس طرح کہا کہ ہم ہمیشہ فارن پالیسی میں ایز اے سیویلین لیڈرشپ کا رول ہی نہیں رہا؟ عموماً یہ ہوتا ہے پاکستان میں، جب ایسے فیصلے لینے پڑتے ہیں جو ان پاپولر شاید ہوں، تو وہ پھر سویلین گورنمنٹ پہ تھوپا جاتا ہے. تو یہ تو کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے. کارگل ہوا، اور آپ کو پتا ہے کہ کارگل کا پلاننگ کس نے کیا اور کون کیا، اور آخر نواز شریف کو بھاگ کے امریکنوں سے ہاتھ جوڑ کے پوچھنا پڑا کہ یار ہمیں ادھر سے نکالو، یہ غلطی ہو گئی. اس نے تو نہیں کیا نا، کیا تو کسی اور نے. ہماری غلطی یہ ہے اور کہ ہمارا سب سے بڑے دشمن کون ہے؟ ہم خود ہیں. ہماری سوچ ہے، ہماری مائنڈ سیٹ ہے، ہمارے پریجوڈسز ہیں، ہمارے بائسز ہیں. یہ سب سے بڑی جو نقص ہے وہ ہم ہیں. اگر اس کو ہم ختم کر دیں، اپنا کرپشن کو، اپنا انیبلٹی ٹو گورن آور سیلوز، ہماری انیبلٹی ٹو نو کہ بھئی ہمارے ملک کے لیے کیا اچھا ہے، اگر یہ سب چیزیں ہم ختم کر دیں تو کوئی دشمن ہمیں تکلیف نہیں دے سکتا. صحیح. تو ایک لحاظ سے یہ پورا جو ہوا ہے یہ ایک ایگزامپل ہے کہ کیسے ہم نہیں ایکشنز لینے چاہیے. میرا مطلب یہ ہے کہ آپ اس لیے اس وقت امریکنوں کے پاس جا رہے ہیں، اس لیے کہ آپ اکیلے اپنے آپ پیر پہ نہیں کھڑے ہو سکتے. آپ کی اکانومی میلٹ ڈاؤن پہ ہے. آپ کو بہت ضروری ہے امداد. آپ کو ملٹری اکوپمنٹ کی بھی ضروری ہے. آپ ایک سپر پاور کے ساتھ نہیں لڑ سکتے. تو یہ سب باتیں کل تو نہیں ہوا تھا نا، یہ تو پہلے بھی تھا. یہ نومبر 2011 سے پہلے بھی تھا. تو جب آپ ریئیکٹ کرتے ہیں ہر چیز پہ سوچ کے کریں کہ ایسا نہ ہو کہ تھوک کے پھر چاٹنا پڑے. سر، یہ ری ایکشن جو ہوتا ہے جس طرح آپ نے کہا، کیا یہ فیلئر آرمی کا نہیں ہے؟ میرا اپنا خیال ہے کہ جو لوگ اس وقت پاکستان کی فارن پالیسی چلاتے ہیں، اور یہ فوج کا قصور نہیں ہے، افسوس یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ ایسا رہا ہے، ہماری گورننس ایسی رہی ہے کہ ہر وقت
کتنا 64 ایئرز سے 64 سال سے فوج کے ہاتھ میں 10 سال کے علاوہ جو شروع میں 58 کے بعد بیسکلی جو ہے یہ اسٹریٹجک ایشوز سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشوز جو ہے وہ فوج کے ہاتھ میں، اور ان کو سب چیز سکھایا جاتا ہے، ٹینکوں کے ساتھ کیا کرنا، مشین گن کے ساتھ کیا کرنا، موٹرز کے ساتھ کیا کرنا، نئے ویپن سسٹمز کیسے چلانا، اور بہت دیر کے بعد ان کو سمجھ جب وہ کرنل بنتے ہیں یا اس کے بعد ان کو سمجھ آتی ہے کہ بھئی فارن افیئرز کیا ہوتا ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز کیا ہوتا ہے، ان کا توجہ اس طرف نہیں ہے۔ تو اچھا ہوتا اگر فوج جو ہے فارن افیئرز اور فارن پالیسی کو ان لوگوں کو کنڈکٹ کرنا دیتے جو پوری عمر انہوں نے اس فیلڈ میں گزارا ہے۔ صحیح سر، کیا وجہ ہے؟ ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ گورننس، ٹھیک ہے، آپ سویلین لیڈرشپ کو ایک طرف رکھیں، فیلیئرز بھی ہوئے، JSQ کا حملہ، اسامہ بن لادن، جیسے کارگل آپ نے کہا، یہ پورا آپ نے دیکھا، فیلیئرز بھی ہیں، لیکن آرمی ایز اے انسٹیٹیوٹ فارن افیئرز انٹرنیشنل ریلیشنز کسی کو دینا بھی نہیں چاہتا۔ سبب کیا ہے؟ ریزننگ کیا ہے؟ نہ دیں اور غلطی پہ غلطی بھی کریں۔ سچن کا بھی آپ کو واقعہ یاد ہے جب کسی جرنل نے یہ کہا تھا یہاں تو گھاس بھی نہیں اگتی۔ دیکھیے، اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ 2 سال میں ان کے ساتھ نیشنل ڈیفینس کالج میں گزارا، اور میں آپ کو بتا دوں ایز پیپل، ایز انڈیویجولز بڑے اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے دوست بنتے ہیں، بڑی اچھی ان کی مورالٹی بھی بڑی اچھی ہے، ان کا ہر لحاظ سے وہ اچھے انسان ہیں، مگر ان کے دماغ میں جو ہے ایک چیز سیٹ کیا جاتا ہے اور وہ کبھی بھول نہیں سکتے۔ مثال کے طور پہ چھوٹی سی بات، 64 سال سے ہماری کس چیز پہ ہمارا پالیسی بدلا ہے؟ ڈپینڈنس آن امریکہ، نمبر 1 دشمن ہندوستان، ٹھیک ہے جی، دنیا بدل گئی ہے، یہ نہیں بدلا۔ ٹھیک، کیوں بھائی، کیوں نہیں؟ چلو سویلینز اگر نہیں کیا تو جب آپ کا موقع ملا اور 64 سال سے آپ نے حکومت کی ہے ڈائریکٹلی، کیوں نہیں آپ نے ہماری ڈیپینڈنس ختم کرنے کے لیے کچھ کوشش کی؟ کیوں آپ 64 سال سے جب آپ کا ایک پالیسی آف کانفلکٹ اور کانفرنٹیشن ہندوستان کے ساتھ ناکام ہوا، ملک ٹوٹ گیا، کیوں نہیں اس وقت آپ نے سوچا نہیں کہ ہم ہر بات ہندوستان کی مانیں، مگر یاد کام دیکھیں کہ وہ ایک ملک ہے جس کے ساتھ کانفلکٹ اور کانفرنٹیشن ہمیں نقصان دہ ہے، تو کیوں نہیں ہم کوآپریشن کا سوچیں، اس طرف جائیں۔ اگر لیڈرشپ نے، پولیٹیکل لیڈرشپ نے، اب گورنمنٹ نے، سویلین گورنمنٹ نے کوئی اسٹیپ لیا بھی ہے تو اس کے اوپر ظفر صاحب بہت سی کرٹیسزم، موسٹ فیورڈ نیشن کا اگر اسٹیٹس انڈیا کو دیا بھی گیا ہے تو اس کے اوپر بھی پریزیڈنٹ زرداری کے اوپر حد سے زیادہ تنقید آ رہی ہے۔ یہ کون سا مائنڈ سیٹ ہے؟ بریک دا ٹائم ہو گیا، بریک دا ٹائم تھا، بریک کھا پوتا آچاؤں تو یہ کہڑو مائنڈ سیٹ آئے؟ اگر کوآپریشن انڈیا سا ودھے بھی تھی تب وہ بھی انہیں تے تنقید، اگر نتھی تھے وہ بھی انہیں تے تنقید، سویلین گورنمنٹ جو رول بھی نہ تھو رہے افیئرس میں، فارن افیئرس میں، پر وہ بھی تنقید انہن تے تھے تھی، جمہوریت تے تھے تھی، اصل جے کے فارن افیئرس میں جن جو رول ہے وہ نظر کون تھا اچن، پر ڈوہدار ہمیشہ سویلین تھن تھا بریکا بنا۔ ویلکم بیک ناظرین، سویلین کا رول بھی نہیں رہا لیکن بلیم ظفر صاحب ان کے اوپر آتا ہے۔ سویلینز کو جب مثال کے طور پہ بے نظیر بھٹو جب الیکشن جیتی 1988 میں، اس کا تو اکثریت میجورٹی تھا، 2 ہفتے تک اس کو آپ نے پاور نہیں دیا۔ یہ کبھی کسی اور ملک میں ہوا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہے فرانس میں 1-2 دن میں پاور ٹرانسفر ہو گیا، اس کو 2 ہفتے تک پاور نہیں دیا۔ کیوں؟
کہ غلام اسحاق اور اسلم بیگ بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ تم اگر آ کے پرائم منسٹر بننا چاہتی ہو تو یہ فلانے فلانے چیزوں پہ تم ہماری بات مانو گے، نہیں تو تمہیں عہدہ نہیں ملے گا. تم مانو گی نیوکلیر پالیسی پہ، تم مانو گی کہ فارن منسٹر وہی یعقوب خان ہوگا، تم مانو گی کہ نیوکلیر جو ہے ہمارا وہ چلتا رہے گا، تم مانو گی یہ، تم مانو گی وہ، ڈیفنس بجٹ یہ وہ سب. تو اس وقت وہ تو 35 سال کی تھی، اس وقت اگر کوئی سویلین لیڈر کہہ دیتا مجھے چاہیے ہی نہیں. سر ڈاکٹر ہما بکائی صاحبہ لائن پہ ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. السلام علیکم جی. ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. ظفر ہلالی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں پروگرام میں. اچھا السلام علیکم ظفر. فائن تھینکس. امریکن نے اپولوجی بھی نہیں لی، معافی بھی نہیں، ڈرونز حملے رکے بھی نہیں، اور سپلائی لائن کھولنے جا رہی ہے گورنمنٹ. آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں گورنمنٹ کے اس اسٹیپ کو؟ دیکھیے ہر چیز کو پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور خاص کر جو آپ کے خارجہ پالیسی کے ایشوز ہوتے ہیں ان کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ اس وقت بہتر ترین فیصلہ پاکستان کے لیے کیا ہے، اور پاکستان انٹرنیشنل کمیونٹی سے کس حد تک کیا نکلوا سکتا ہے. مطلب یہ کوئی وش لسٹ نہیں ہے کہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں اور وہ سب انٹرنیشنل کمیونٹی کر دے، جبکہ آپ آن دا رانگ سائڈ آف تھنگس کھڑے ہیں. میں بالکل آپ سے اسٹریٹ فارورڈ واضح اور سیدھی بات کروں گی. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت This time check is brought to you by مجھے سندھ دھرتی جی سرحان چاند. پاکستان مسائل میں ہے. جو پاکستان کی سٹوری ہے سو ٹو سے، اس کی ایکسیپٹیبلٹی انٹرنیشنل کمیونٹی میں بہت لو ہے، اور آپ نے 6 مہینے تک اس کو ریزسٹ کیا. اچھا کیا آپ نے اپنی جو ریزرویشن ہیں ان کو رجسٹر کرایا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اندرونی طور پہ ایک دوسرے کی کمر تھپتھپائیں اور خوش ہو جائیں یہ سوچے بغیر کہ ان فیصلوں کی کاسٹ کیا ہوگی. اگر اس فیصلے کی وجہ سے پاکستان ڈپلومیٹک آئسولیشن کی طرف جا رہا ہے، اگر ان فیصلوں کی وجہ سے پاکستان نہ صرف یہ کہ امریکہ کو اوفینڈ کرتا ہے بلکہ 40 اور ممالک کو اوفینڈ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ریپرکشن جو ہیں وہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن سے بھی وہ بھگتتا ہے، تو پھر مجھے بتائیں کہ پاکستان کو کیا فیصلہ کرنا چاہیے. مسئلہ یہ ہوا کہ ہم اہم خارجہ پالیسی ایشو کو میڈیا کی ڈومین میں پھینک دیا، اور میڈیا کی ڈومین میں اب یہ صورتحال ہے کہ ایکسپرٹس کو بہت کم انوائٹ کیا جاتا ہے بات چیت کرنے کے لیے. جو پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کرتے ہیں یا جو سیاست دان ہیں جن کا اپنا کوئی نہ کوئی اندرونی مفاد جڑا ہے اس فارن پالیسی پہ کوئی بھی اسٹینڈ لینے کے حوالے سے، وہ اس پہ ڈسکشن کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک سوال آپ صحیح کریے. فارمولیٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے کسی حد تک پبلک کو گمراہ بھی کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک آپ سے سوال کروں گا، تو فارن پالیسی میں گورنمنٹ کا، سویلین گورنمنٹ کا کتنا رول ہوتا ہے؟ اگر ان کے فیلیورز ہیں تو وہ کن کے فیلیورز ہیں؟ دیکھیے میں آپ سے گزارش کروں تو یہ تو پھر آپ اس ڈبیٹ کو آپ نے بہت پھیلا دیا نا. پھر تو ڈبیٹ یہ ہے کہ پاکستان کی پاور پالیٹکس کیا ہے، پھر تو بحث یہ ہے کہ پاکستان کے ملٹری ریلیشنز کیا ہیں. وہاں بھی میں سمجھتی ہوں کہ کچھ بہتری اور بدلاؤ یہ چینجز اوور نائٹ نہیں ہوں گی. اور جو اگر آپ پھر نیٹو سپلائیز کھولنے کے ڈیسیژن پہ آتے ہیں، پھر میں آپ سے دوبارہ گزارش کر دوں کہ یہ فیصلہ جو ہے اس پہ میرا کلی طور پہ جی ایچ کیو اور آپ کی عسکری آن بورڈ ہے، ان کی مرضی سے، ان کی رضا سے یہ ڈیسیژن ہوا ہے. اور ابھی دوپہر کو یہ خبر آ گئی ہے کہ پیسے بھی اس حوالے سے پاکستان لے گا. جو پاکستان کی ڈیمانڈ تھی کہ کسی حد تک پاکستان کی سینسٹیوٹیز کو بھی اکوموڈیٹ کیا گیا ہے، لیکن یہ اہم ہے کہ پاکستان آن دا رائٹ سائڈ آف تھنگ رہے، پاکستان حصہ رہے ان فیصلوں کا جو افغانستان کے حوالے سے ہونے جا رہے ہیں. اگر ریزسٹنس کی وجہ سے پاکستان وہاں سے کل آؤٹ ہو جاتا ہے تو پھر نقصان ہمارا ہے. ہم افغانستان میں انفلوئنس چاہتے لیکن ہم افغانستان میں اپنے لیے ونربلٹی بھی نہیں چاہتے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں جو فیصلے ہوں ان میزوں پہ ہم بیٹھیں، ان پاور کوریڈور میں ہماری موجودگی ہو جہاں یہ فیصلے کیے جائیں. پارلیمنٹ کمیٹی کے جتنے بھی جوائنٹ سیشن کی جو قرارداد تھی وہ کہاں گئی؟ دیکھیے میں آپ سے بتاؤں بہت ساری چیزیں پولیٹیکل کنزمپشن کے لیے ہوتی ہیں، قرار ڈپلومیٹک لینگویج استعمال کی گئی ہے. یہ جو فیصلہ ہوا ہے ریسٹور کرنے کا، اس کے حوالے سے بھی
मॉनिटरिंग हाई होगी, उसकी कॉस्ट देंगे, और ये जो कमेटी इनसे हमारी मिलिट्री की जो अस्करी क़यादत है उसकी डिस्कशन होगी। मेरे ख्याल है उसको अब जब ये खोले जा रहे हैं उसके बाद इसको मॉनिटर करना पाकिस्तान का काम है। इसके मैकेनिज्म हम छोड़ देते ना, या तो हम एक तरफ जाते हैं या हम दूसरी तरफ जाते हैं। तो आपने एक कंसेशन दिया है, लेकिन उस कंसेशन को मॉनिटर कीजिए। फिर आपने एक ज्वाइंट मैकेनिज्म डेवलप किया है, सलाला जैसे अटैक्स ना हो, उसको आप मॉनिटर कीजिए, उसको इम्प्लीमेंट कराइए। लेकिन रिजिस्ट करके अलग होके अलहदा होके बैठ जाना मेरा नहीं ख्याल कि अच्छी तरीक़ाकार था, अच्छा वसीला था। इस वक्त जो फैसला हुआ है वो पाकिस्तान को करना जरूरी था। और मैं ये भी गुजारिश करता हूँ कि जो भी हुकूमत में बैठा होता, ये जितना भी अपोजिशन शोर मचा ले, और मैं हुकूमत की रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, वो यही फैसला करती जो इस हुकूमत ने किया है। नवाज शरीफ साहब भी क्लिंटन के पास दौड़े गए थे जब कारगिल हुआ था, और जो पार्लियामेंट से बाहर बैठे हैं वो तो बाहर बैठ के कुछ भी कह सकते हैं। पार्लियामेंट के अंदर बैठ के जब आपके इंटरेक्शन हो रहे हो फिर आप फैसले करें तो आपको पता होता है कि आप किस कंस्ट्रेंट्स और कंपल्शंस के साथ फैसले कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमला हुआ सलाला चेक पोस्ट पे, उसके ऊपर भी माफी नहीं हुई। हिलरी क्लिंटन जिस तरह, ये हिलरी क्लिंटन में सवाल करना दे, हिलरी क्लिंटन जिस तरह, बात सुनिए, माफी को हमने मिसमैनेज किया। अमेरिका माफी मांगने को तैयार था, शेरी ने और मंटर ने उससे बहुत काम किया था। उस वक्त हमने ये कहा कि ना जी अभी माफी ना मांगे, हमारे पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन आने दें फिर माफी मांगेगा। उसके बीच में दो ऐसे इंसिडेंट्स हो गए अफगानिस्तान में जिसके तहत अमेरिका को एपोलोजेटिक स्टांस लेना पड़ा। एक बेहरुमती थी कुरान की, और दूसरे फौजी ने जो सोल्जर्स की किलिंग थी। उनका इलेक्शन ईयर है, वो कितनी दफा एक सिटिंग प्रेसिडेंट है जो इलेक्शन में जा रहे हैं, वो आपसे बार बार नहीं माफी मांगेगा। जबकि इस वक्त जो पोल्स आए हैं उसमें अमेरिका जो है वहाँ पे एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट बेइंतहा आए हैं, बिल्कुल उसी तरह जिसके तरह आपके मुल्क में एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट बहुत आए। या नवंबर की इलेक्शन है, या अमेरिकन नवंबर की इलेक्शन है, जिनको सामने रखते हुए फैसले किए जाते हैं। जब वो माफी मांगने को तैयार करते तो आपने कहा कि अभी ना मांगे, अब उनके लिए पॉलिटिकली टाइम राइट नहीं है। ठीक है। नवंबर के इलेक्शन जो हो रहे हैं अमेरिका में, क्या वो भी एक वजह है कि अगर ओबामा फिर माफी मांगने जा रहा है तो उसकी इलेक्शन पे इम्पैक्ट नहीं होगा? बिल्कुल, बहुत वाज़ेह है, वो सुपर पावर का प्रेसिडेंट है। ऑलरेडी रिपब्लिकन जो है उसके बहुत खिलाफ है। उसके पास अभी उसने ओबामा का जो किलिंग हुई, जो हमारी भी सोर्स ऑफ एम्बैरेसमेंट थी, उनकी एक फेदर इन हिज कैप। फिर उन्होंने क्लिंटन ने एक और स्टेटमेंट दे दिया है जहाबरीन के बारे में कि वो पाकिस्तान में मौजूद है। हमने फिर कहा है कि टेंजिबल एविडेंस दो अगर वो मौजूद है। एग्जैक्टली यही अनफॉर्चुनेटली ओसामा बिन लादेन के बारे में कही थी, और फिर वो हमारी स्पॉइल से मिले थे। आप ये तो देखें कि हम पोजीशन ऑफ वीकनेस से बात करते हैं लोगों से। ये तो आप अपना अहाता भी तो कीजिए, फिर आगे बात बढ़ाइए। शिकागो में किस तरह देख रहे हैं, पाकिस्तान का जाना कितना जरूरी है? क्या प्रेशर टैक्टिक्स नहीं है कि एक चीज कही गई है कि अगर सप्लाई लाइन नहीं खोलेंगे तो हम शिकागो में नहीं बुलाएंगे? बात यह है कि क्या पाकिस्तान इस चीज के लिए तैयार है कि कल अफगानिस्तान के जो हवाले से जो फैसले हों उसमें पाकिस्तान का कोई हिस्सा ना हो, या पाकिस्तान के बारे में कुछ दिल ना हो? और क्या पाकिस्तान इसके लिए तैयार है कि उसको वहां से कल आउट कर दिया जाए? ये वो अहम फैसले हैं जो आप करें। और मेरे ख्याल इसी रोशनी में ये फैसले हुए, थोड़ी जज्बातियत और रेटरिक से बाहर निकलकर सोचे कि पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है। फॉरेन पॉलिसी पे सियासी दुकान ना चमकाए, ये सबके लिए नुकसानदेह, सबसे ज्यादा पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। डॉक्टर साहब बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया, बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब। जिस तरह हिलरी क्लिंटन इंडिया में गई, ट्रस्ट डेफिसिट भी अपनी जगह बहुत है ना, एमन अल-जावरी यहाँ है, जिस तरह उन्होंने, आपको क्यों हैरानगी होती है? अमेरिका के पास दो चॉइसेस हैं, पाकिस्तान या हिंदुस्तान। एक जमाने में पाकिस्तान को उन्होंने सिलेक्ट किया क्योंकि उस वक्त इंडिया रूस के साथ था, नॉन अलाइंड था, वो बातें नहीं मानता था, उनका पूरा जो ओरिएंटेशन था वो मुख्तलिफ था। तो उन्होंने कहा कोल्ड वॉर है तो पाकिस्तान को अपने साथ रखो। अब उन्होंने देखा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान से बहुत ज्यादा अहमियत लगता है, उनका स्ट्रेटेजिक एलाई बन गया है, उनको वो मदद कर रहे हैं एटम बॉम्ब ज्यादा बनाने के लिए। तो उनका ये फैसला है और उन्होंने ये चुन के फैसला किया। अब आप अपने आप को चीखते रहें, बोलते रहें, गालियां देते रहें, फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा। तो यही तो मैं कहता हूं, आपका सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो आप खुद है, आपकी इमोशंस, प्रेजुडिसेस, बायसेस। मैं बार बार फिर कहता हूं, आपको
सोच समझ के ठंडे दिल से आप काम नहीं लेते। अगर इंतकाम भी लेना है तो ठंडे दिल से लो। सही सही। ब्रेक का टाइम हो गया है जफर साहब, मैं बाद में आऊंगा। इस चीज को मिसमैनेज कौन करता है? फॉरेन पॉलिसी जो हमारी हो रही है, या पहले डिसीजन पर 6 महीने पहले लिया गया डिसीजन, उसमें क्या वो जजमेंट सही थी, वो टाइमिंग सही थी? क्या आज अगर ये डिसीजन वापस लिया जा रहा है, रूट खोले जा रहे हैं, शिकागो समिट का वेट किया जा रहा है, हमारे पड़ोसी ममालिक चाइना, रूस और ईरान क्या सोच रहा है इस सिचुएशन में, जब नेटो और यूएसए फोर्सेस यहां से विथड्रॉल करेंगे? ना ब्रेक जो टाइम था, ब्रेक हम उठा वेलकम बैक। नाज़रीन, मिसमैनेज किया गया। जब ये फैसला हुआ इसको हम ब्लॉक करें सलाला के बाद, अब जब खोला जा रहा है, टाइमिंग किस तरह देख रहे हैं? और यहां चाइना, रूस और ईरान का रोल क्या है जब यूएसए नेटो फोर्सेस का विथड्रॉल होगा 2014? पहले तो विड्रॉल नहीं होगा। जो विड्रॉल होगा कम से कम 20 से 30 हजार फिर भी रहेंगे। उनके फोर्टिफिकेशंस रहेंगे, उनके स्पेशल कमांडोज रहेंगे, उनके हेलीकॉप्टर्स रहेंगे, उनके ड्रोन्स रहेंगे, उनके हवाई जहाज रहेंगे। अमेरिका किधर भी नहीं जा रहा है 2024 तक, और उसके बाद भी अगर जरूरत पड़े। तो ये जो हम लोग सोचते हैं कि ये जो इनके जो फौज है 40, 50, 60 हजार है, ये निकल जाएंगे, बिल्कुल निकल जाएंगे, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो चाहते ये हैं कि उनके पैसे, उनके हथियार और उनकी इमदाद से करजाई और उनके जो लोग हैं तालिबान के खिलाफ लड़ें। यानी कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट इस चीज का एक हिस्सा है, एक कड़ी है। बिल्कुल कड़ी है। वो अफगानिस्तान को इस वक्त 1990 की तरह नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने समझ गए कि उस वक्त गलती की थी, मगर अफसोस की बात यह है कि उनका ठहरना अब हमारे लिए एक दुश्वारी हो गया है। क्यों? कि जब तक वो रहेंगे उस वक्त तक मेरे ख्याल में तालिबान मानेंगे नहीं, और उस वक्त तक जंग चलती रहेगी। और किधर चलती रहेगी? हमारे बॉर्डर में। और किधर चलती रहेगी? फाटा में। क्यों? कि वो सब पठान है, पश्तून है, और उनकी जो रिश्तेदारी है सेंचुरीज ओल्ड है। तो ये जंग चलता रहेगा। सही। तो हमें अभी प्लान करना चाहिए उसको, बेयरिंग दैट इन माइंड। बड़ी हमारे पास प्लान तो ऐसा नहीं है ना, इस तरह का प्लानिंग तो नहीं हुई है ना। देखें जिस तरह का हमारा रोल रहा, जितनी हमारी फ्रंट स्टेट, जितनी हमारी कुर्बानियां रही, वही ट्रस्ट डेफिसिट आपका वाइडनिंग होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आपका रोल भी अफगानिस्तान के अंदर वो रोल भी नहीं रहा, आपकी सपोर्ट भी नहीं है। बोन कॉन्फ्रेंस में भी आप नहीं जाके, एक गलती तो की ना जफर साहब। क्या फैसला हुआ था बॉन कॉन्फ्रेंस में? जो कुछ भी नहीं हो, कुछ भी फैसला नहीं हो। अगर किसी फोरम पे आप खुद कहते हैं कि हम डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में चले गए, हम पूरी दुनिया से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन हमारी प्रेजेंस तो इंपॉर्टेंट है ना। आप दुनिया से इसलिए दूर नहीं हो रहे हैं कि आप बॉन कॉन्फ्रेंस में नहीं गए। आप दुनिया से दूर इसलिए हो रहे हैं कि आपकी पॉलिसीज जो है वो बाकी दुनिया के खिलाफ है। मिसाल के तौर पे चीन को ले लें। चीन भी नहीं चाहता कि आपके जमीन पे ऐसे लोग हों जो उनके खिलाफ लड़ते हों, जो एक्सट्रीमिज्म उनके खिलाफ। वो भी अब खबरदार हो गए हैं। और जो अंदरूनी चीजें हो रही हैं, This time check is brought to you by मतलब जी चाहे मेहनत जो इनाम, हिम्मत वाले जवाब। आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त है, कौन है? टीटीपी। क्यों है? उनकी नजरिया, वो अपना शरिया चाहते। पूरी दुनिया ने देख लिया है वो किस किस्म की शरिया है, हमने स्वाद पे भी देख लिया है। मगर अभी तक बहुत सारे लोग हैं इस मुल्क में जो हर दूसरे दिन तकरीर करते हैं, उनको तो कुछ नहीं कहते। अमेरिकनों के खिलाफ लगे हुए हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ लगे हुए हैं। तो जब हमारे में इत्तेफाक नहीं है तो बाहर के लोग डरते हैं कि भाई ये किस किस्म के लोग हैं, इनको तो पता ही नहीं है इनका मेन दुश्मन कौन है। सही। आपको डर नहीं? लेकिन इन लोगों को भी सपोर्ट कौन सी फोर्सेस कर रही हैं?
अगर आप देखें अपना बलूचिस्तान के अंदर देखें डिस्टर्बेंस है, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से देखें डिस्टर्बेंसेस है, हम अमेरिका के लिए कुर्बानियां भी दे रहे हैं, हमारे ऊपर अटैक्स भी हो रही हैं, बाहर की फोर्सेस क्या इंडिया का रोल नहीं रहा पाकिस्तान को डिस्टर्ब करने के लिए? तो क्या मेरा फिर उसका जवाब ये होगा कि ये हिंदुस्तान करवा रहा है बलूचिस्तान में? नहीं तो सब चीज ठीक था। नहीं, कहां से हथियार आ रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कहां किधर से भी आ रहा है, सिर्फ अच्छा हथियार किसको दे रहे हैं? जो लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं। सही। वो क्यों इस्तेमाल करना चाहते हैं? इसलिए कि हिंदुस्तान कहता है जाके करो। नहीं, लोग तो इस्तेमाल तो हो रहे हैं ना। नहीं, क्यों नहीं? बलोच जो खिलाफ है क्यों है? हिंदुस्तान रियासत के हवाले से क्या मतलब? पाकिस्तान के साथ वो जो हुकूक उनको नहीं मिले उनके थैंक यू वेरी मच। जब अगर 64 साल तक आप उनको एक फेयर इलेक्शन नहीं दिलाए, 4 मिलिट्री ऑपरेशंस हो गए और आप कोई डेवलपमेंट नहीं लाया, तो वो क्या फिर भी आपको चाहेंगे, जपिया देंगे आपको? तो क्यों आप कहते हैं हिंदुस्तान फायदा हिंदुस्तान उठाएगा? वो तो आपका पुराना दुश्मन है, मगर किया हुआ तो आपका काम है ना। सही। बट अच्छा, अब आ जाए फाटा में, क्या डेवलपमेंट हुआ है फाटा में? मुझे बताएं कितने अस्पताल लगे हैं? लेकिन अमेरिका ने जो वादा किया था वो भी पूरा नहीं यार, रिकंस्ट्रक्शन जोन्स के आपको पता है, खुद भी आप करो उसके ऊपर भी आपने क्या किया फाटा में? उधर के लोग इधर आके क्यों काम कर रहे हैं? इसलिए कि उधर ना इंडस्ट्री है, ना डेवलपमेंट है, ना स्कूल्स हैं। वो एक पुराना एक कानून लेके आप बैठे हुए हैं उधर, अब पता नहीं जाके अभी खत्म कर रहे हैं, एक प्रोविंस भी नहीं दिया। तो आप भुगते हैं ना ये सब। जब गलतियां आप करते हैं तो आप कहते हैं हिंदुस्तान कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, ये कर रहा है। नॉनसेंस। वो फायदा शायद उठा लें, शायद नहीं, हिंदुस्तान जरूर फायदा उठाएगा। मगर जब लोग आप पाकिस्तान को देखते हैं, आपने वो सवाल पूछा, देखा नहीं जो प्राइम मिनिस्टर को पूछा गया, वो औरत ने जो पूछा, CNN की औरत ने, यू आर अ डिसफंक्शनल स्टेट, और 80% लोग तुम्हारे को कहते हैं तुम करप्ट हो, और 30% इस मुल्क से भागना चाहते हैं। 30% नहीं भागना चाहते हैं, अगर पाकिस्तान के दरवाजे खेल दें 80% भागना चाहते हैं। ये मेरा स्टेटिस्टिक है, मुझे कोई नहीं मिलता। अब सिर्फ कहता है सर बाहर कैसे निकल सकते हैं? सर आप तो बाहर रह चुके हैं, आप बताएं कैसे वीजा हासिल कर सकते हैं? तो ये आपकी कमजोरी है, आपका ये है, और आप फिर वही हिंदुस्तान हिंदुस्तान चीखते रहते। पॉलिसीज और इंस्टीट्यूशंस, ये उनकी जिम्मेदारी है कि मुल्क को देखकर, नेशन को देखकर और दुनिया के ताल्लुकात को देखकर पॉलिसीज बनाई जाए। लेकिन हमारे यहां बदकिस्मती से वही फोर्सेस पॉलिसीज बनाते हैं जिनके अपने कुछ मोटिव्स होते हैं। सही कह रहे हैं आप, वो अपने फायदे के लिए करते हैं। और देखिए उनका नजरिया ऐसा है, ये जो लोग हैं ना, ये हम आस्ते आस्ते, दुनिया एक तरफ जा रहा है और हम लोग दूसरे तरफ जा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जिस किस्म की चीजें हो रही हैं, औरतों के खिलाफ, बच्चों के, स्टेट के खिलाफ, बैंडिटरी, रॉबरी, इसलिए उस औरत ने पूछा CNN की, यू आर अ डिसफंक्शनल स्टेट, और कहने लगी कि 80% लोग कहते हैं कि आपकी हुकूमत, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, इस, और आप खासतौर आप, कि ये आप ये हैं और वो हैं और करप्ट हैं और ये, और फिर आपको जो क्या जवाब मिला उसको, वो तो मेरे ख्याल में इट्स रिमार्केबल। तो देखिए ये सब, जैसे मैंने शुरू में आपको कहा, यू आर योर बिगेस्ट एनिमी, और कोई आपका दुश्मन नहीं है जितना आप है। एक वक्त आप यूनाइट हो जाएं, कोई छू नहीं सकेगा आपको, छू नहीं सकेगा। ठीक है सर, जो फैसले हो रहे हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल ऑर्डर आपके सामने है। जिस तरह नून लीग ने अभी कहा कि अगर सप्लाई लाइन खोली गई तो हम पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे, दिफाई कौंसिल पाकिस्तान भी आपके सामने है। मैं आपको बताऊं, अगर खोले जाए ये एहतजाज करेंगे नून लीग का, मेरे ख्याल में वो 4 दिन चलेगा और वो खत्म हो जाएगा। समझ गया? आपको फिक्र करना चाहिए नहीं कि इन लोग सड़कें बांधेंगे, नहीं, आपको उनका फिक्र करना चाहिए जो अब आके सुसाइड बॉम्बिंग करेंगे, जो आके वाकई दहशतगर्दी फैलाएंगे। आपको ये फिक्र करना चाहिए कि हर दूसरे दिन आपका एक बैंक लूट के 20 लाख, 20 मिलियन, 30 मिलियन, 40 मिलियन पैसे जा रहे हैं।
आपको ये फिक्र करना चाहिए कि आपके 1.5 लाख फौज है उधर, और 1.5 लाख से काम अभी तक बन नहीं रहा है, चल नहीं रहा है। आपको ये फिक्र करना चाहिए कि बाकी जो फौज है आपको हटा नहीं सकते, इसलिए कि वो एक और बड़ा दुश्मन बैठा हुआ है। तो इस बात को आप कैसे निपटेंगे, ये सब आप सोचें, बिकॉज यू गॉट टू विन दिस वॉर। उनको जरूरी नहीं है जीतना, आपके जो दुश्मन है ना, अगर वो ना हारे वो जीत है, ठीक, मगर आपको जीतना है, और अगर आप इस वक्त तो मेरे ख्याल में नहीं जीत रहे। सर साउथ एशिया में आप किस तरह देख रहे हैं? सबसे बड़े पावर्स हैं, जैसे अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट है पूरी, उनकी फौज है 2001 से यहां, जितने उन्होंने गोल्स ऑब्जेक्टिव अचीव किए ये भी आपके सामने। पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, रूस और ईरान का क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं फ्यूचर में? अफगानिस्तान किस तरफ जा रहा है? इंटरनली अफगानिस्तान को आप स्टेबल होते देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए अफगानिस्तान मेरे ख्याल में, हालांकि दूसरे, मेरे ख्याल में अफगानिस्तान बच गया है, इसलिए कि अगर आप अमेरिकन को निकाल दें इस इक्वेशन से और उनकी हथियारें ये निकाल दें तो सिविल वॉर फिर शुरू हो जाएगा, और उस सिविल वॉर में पश्तून ताजिक के खिलाफ, उज़्बेक के खिलाफ, हजारा के खिलाफ लड़ेगा, ठीक है, जैसे पहले हुआ था। अफगानिस्तान मेरे ख्याल में अब एक जियोग्राफिकल एक्सप्रेशन रह गया है, जैसे आप यूरोप कहते हैं, बस अब अफगानिस्तान एक मुल्क नहीं रह गया है। और अगर हम समझदारी से काम ना लें, सोच समझ के काम ना करें, तो बिल्कुल वो सूरा वो सब इधर भी आ सकता है, फैल सकता है, बल्कि आ गया है। आ गया। फिर क्या देख रहे हैं, क्या अमेरिका वही उनको सपोर्ट करेगा, कुछ फोर्सेस उनको सपोर्ट करेंगी, कुछ फोर्सेस तालिबान को सपोर्ट करेंगी? वॉर थिएटर बनना चाह रहा है पूरा हमारा साउथ एशिया, उसका पूरा इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर भी पड़ेगा, इंडिया के ऊपर भी पड़ेगा, ईरान के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। मेरे ख्याल में अमेरिका जो है उसको पता है कि हिंदुस्तान की हिमायत, पाकिस्तान की हिमायत, और चीन भी नहीं चाहता, और बल्कि मेरे ख्याल में ईरान भी नहीं चाहता कि ये जो तालिबान के सोच जो है ये फैले और उनको कन्फाइन करें उस एरिया में जिधर वो है, और आस्ते आस्ते डेवलपमेंट, एजुकेशन, प्रॉस्पेरिटी लाके एक्सट्रीमिज्म और मिलिटेंसी को खत्म कर सकें। इसलिए कि आपने उनको दिया नहीं है, इसलिए वो एक्सट्रीमिज्म आ गए। अब जब आप किसी के पास नौकरी नहीं है और एक आदमी कहता है आओ गोली चलाओ मेरे लिए और मैं तुम्हारे को कुछ पैसे दे दूंगा, और ना सिर्फ तुम्हें पैसे दूंगा, अगर तुम मारोगे तो बहश्त चले जाओगे, तो वो आपको पता है इट्स अ बिग अट्रैक्शन अनएम्प्लॉयमेंट हो। बड़ी मेहरबानी ज़फ़र इलाही साहब, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, ज़फ़र इलाही साहब तमाम क्लैरिटी सां ॻाल्हायो था। वॾे में वॾा दुश्मन असां पंहिंजा पाण आहियूं। असांजी पॉलिसीज़ जेके आहिनि उहे कंट्री बेस्ड न आहिनि, नेशन बेस्ड न आहिनि। असांजी पॉलिसी सिर्फ़ इहो आहे त सिर्फ़ इंडिया सां असांजी कहिड़ी पॉलिसी हुजे, अफगानिस्तान सां असांजी कहिड़ी पॉलिसी हुजे, तालिबाननि जे लाइ असांजी कहिड़ी पॉलिसी हुजे, हिन मुल्क खे ॾिसी करे पॉलिसी ठाही वञे। जेके फ़ैसिला जाथों थियनि था, चाहे JHQ खां फ़ैसिला थियनि था या प्रेसिडेंट हाउस खां थियनि था, फॉरेन अफेयर्स में हमेशा मिलिट्री जनता जी इन्वॉल्वमेंट रही आहे। 1947 खां वठी अॼु ॾींहं ताईं कॾहिं सप्लाई लाइन बंदि थिए थी, कॾहिं सप्लाई लाइन खुले थी, पर पूरी दुनिया में असांजो इमेज छा आहे, इन इमेज खे बहितर करण जे लाइ असां सभिनी इदारनि, गवर्नमेंट पॉलिसियूं उहे ठाहिनि जेके फॉरेन अफेयर जा एक्सपर्ट हुजनि, पॉलिसियूं उहे न ठाहिनि जीअं ज़फ़र हिलाली साहब जो 30 सालनि खां पोइ जॾहिं उन्हनि खे विहाइजे हाणे जो फॉरेन अफेयर्स आहे। इन सां गॾु इम्तियाज़ मीर खे ॾींदो इजाज़त। अल्लाह भाई।